नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 2022 और 23 का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनटीए सब्जेक्ट का आपके अकॉर्डिंग बताया भी गया होगा। मैंने बताया था कि जो सारे सिलेबस तैयार किए गए हैं, एनटीए के जो सिलेबस तैयार किया है वो एनसीईआरटी के बेस्ड पे है, ठीक है। एनसीईआरटी की पूरी पूरी 12th की जो बुक है उन्होंने कॉपी कर ली है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बड़े आसानी से मेरे कैंपस में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी कट ऑफ भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि कौन से क्राइटेरिया हैं, ठीक है। इस बार तो कह सकते हैं एक तरीके से कि इजी पेपर बनाया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग हमने जो है एनसीईआरटी को बेस्ड बना करके सारे जो है टॉपिक हमने एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम साथ ही साथ में जितने भी सिलेबस हैं उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपके सिलेबस को बताना है जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ला सकूंगा, ठीक है। मुझे अभी कन्फ्यूज़न है कि कितने स्टूडेंट किस किस स्ट्रीम के हैं। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसका पीडीएफ आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा जब आप पीडीएफ चेक करेंगे, ठीक है, सिलेबस को चेक करेंगे तो पहला हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है, जिसको हमने डिस्कशन करा रखा है। तो पेपर हमारे कुछ इसी तरीके से हैं, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन जो होगा वो बाहर का नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस के रिगार्डिंग है। तो सेकंड हमारा जो है वो पीपल है, ठीक है। तो पीपल से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं, नहीं लोगों से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे हैं उसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन जो हमारा है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई है। एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई है। देखिए कुछ चीज़ें जो है आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास एकदम करीब आ चुका है, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रटनी पड़ेंगी। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई परिभाषा के रिगार्डिंग है, ठीक है। क्या है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन के संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये किसके द्वारा किया गया था, ये एलन सी सैंपल के द्वारा परिभाषा दी गई थी, ठीक है। वहीं अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा। नि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये गलत परिभाषा है, ठीक है। भूगोल के वर्णन कौन कौन करता है ये आपको ध्यान देना है। तो समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता का आश्रित, ये तीनों जो है वो भूगोल के वर्णन करते हैं। जबकि यहाँ पे प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये इसका जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। अब ये आप 12th का सिलेबस आप पढ़ेंगे तो रिगार्डिंग डेप्थ में पढ़ेंगे तो जी समझ में आएंगे आपको। वहीं अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है, ये आपका पीक पॉइंट है, आपको इसको देखना है। देखिए भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यात्रियों के विवरण, तो ये तो डेफिनेटली इसके माध्यम से हम भूगोल का जो है वर्णन कर सकते हैं। प्राचीन मानचित्र का भी, ठीक है, जबकि प्राचीन महाकाव्य के जो है ये किसी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं देता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा चौथा नंबर प्रश्न, अगर हम बात करें चौथे नंबर प्रश्न की, तो चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का एक उपागम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नहीं है पर विशेष आप यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और विवरण, ये तीनों जो हैं वो मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत आते हैं। जबकि मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल उपागम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और विवरण, ये तीनों क्या है, ये भूगोल के एक पार्ट के अंतर्गत यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्षेत्रीय विभिन्नता भी आएगी और स्थानिक संगठन, किस तरीके से लोग रहते थे, उनका संगठन किस तरीके से होता था, ये भी भूगोल डिफाइन करता है। अन्वेषण और विवरण, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें हैं, जो विवरण दिया गया है उसके माध्यम से भी हम भूगोल का जो है एक अध्ययन कर सकेंगे। लेकिन मात्रात्मक क्रांति ये जो है ये अलग है। तो जब आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये आंसर यहाँ पे अलग लगेगा। देखिए यहाँ पे ये टफ है इसका सेशन, पीपल वाला जो लोग हैं इनसे। बाकी अगले आने वाले जो हमारे सेशन है वो ईजिली हैं, तो थोड़ा सा इसको भी आप यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ सकते हैं किस तरीके से हैं। जब आपने, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है, आपको कम समय में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। सारे टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है।
अप्रॉक्सीमेटली 400 साढ़े 400 प्रश्न आपको दिए जाएंगे एक PDF फॉर्म में, ठीक है। और 50 प्रश्न आते हैं, तो 50 प्रश्न में से आपको 40 करना होता है। डेफिनेटली बड़े आसानी से आप वहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने ये चीज़ें सेशन लिया है तो, पढ़ा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपसे पूछा गया है। तो प्रौद्योगिकी क्या है? ये लोगों और पर्यावरण के बीच का, अन्योन्य क्रिया के बीच का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। यानी ये लोगों को पर्यावरण से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है, प्रौद्योगिकी। वही 6वां नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है। 6ठा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है? घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से अग्नि की खोज से हमारी मदद की है, ठीक है। यानी घर्षण यानी फ्रिक्शंस और ऊष्मा यानी हीट की संकल्पना ने अग्नि की खोज से मदद की है। जब क्या होता था कि पुराने समय में जो पत्थरों को जब आपस में रगड़ा गया तो उसमें क्या हुआ, एक तो पहली बात तो घर्षण हुआ इनके बीच में, ठीक। दूसरा क्या हुआ कि इसमें ऊष्मा निकली जिससे क्या हुई, अग्नि उत्पन्न हुई, ठीक है। तो अग्नि उत्पन्न हुई तो यही क्या है, इसकी किसकी संकल्पना है? ये अग्नि की संकल्पना है। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, ये तीनों जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऐतिहासिक भूगोल ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सैन्य भूगोल क्या होता है? जैसे पॉलिटी से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। निर्वाचन भूगोल भी क्या होता है? पॉलिटी से रिलेटेड लग रहा है, निर्वाचन शब्द और सैन्य भूगोल, सैन्य शब्द। तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं चुनना है। यहाँ पे आपको चुनना क्या है, डेफिनेटली मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपको चुनना है ये कि इन चारों में से डिफरेंस कौन है, ठीक है। 3 किसी न किसी रूप में समान होंगे, एक किसी न किसी रूप में वो डिफरेंस होगा, तो आपको उसी डिफरेंस को चुन करके उसको ऑप्शन को सही करना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी की विषम में नहीं है, विषम से सही है? कौन सा कथन जो है अगर प्रौद्योगिकी के विषय में देखा जाए तो सही है? देखिए, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। तो ये कथन जो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी जो है वो समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है, तो ये यहाँ पे कथन सही हो जाएगा हमारा। वहीं अगला हमारा प्रश्न है 9वां नंबर कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? पहले ही संकल्पना क्या दिया गया है, तो मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना, कौन सी संकल्पना है? ये है नवनिश्चयवाद, ठीक है। तो नवनिश्चयवाद के विचार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो नवनिश्चयवाद के द्वारा जो संकल्पना है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है? क्या परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, उसको हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो ये कथन था, ये परिभाषा थी पॉल डिवॉल डी ला ब्लाश की, ठीक है। कौन है? इसका नाम भी, इनके नाम भी अजीब है, पॉल विडॉल डी ला ब्लाश, इनकी परिभाषा थी, ठीक। 11 नंबर हमारा है कि आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल, औद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, ये तीनों जो हैं वो शामिल होते हैं, जबकि पर्यावरण भूगोल इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए, एलिमिनेशन के माध्यम से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। संसाधन, उद्योग भूगोल और कृषि भूगोल, ये तीनों क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर कि चौराहे पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है? तो रुकना, ठीक है। आपको बड़े आसान प्रश्न था। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था? देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध
मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था? प्रवास से नहीं था। ठीक है, जो मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा है उसका संबंध किससे नहीं था? प्रवास से नहीं था। ठीक है, अगला नंबर हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है। तो रुको और जाओ ये निश्चयवाद का मुख्य चिंतन किसका विषय है? तो ये है संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती हैं। तो क्या है, इसका डिफाइन किया गया है कि संभावनाएं क्या है, एक सीमा के भीतर जो है उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती हैं। तो ये क्या है, रुको और जाओ, इसका निश्चयवाद का एक मुख्य चिंतन विषय है। ठीक है, जब आप 12th के विषय पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है विस्तार पूर्वक। अगला नंबर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? तो मानव का प्रकृतिकरण या फिर निश्चयवाद से संबंधित नहीं है, विषय आपसे बताना है। मानव प्रकृति की सुनता है, मानव प्रकृति की सुनता था, यह निश्चयवाद से संबंधित है या प्रकृतिकरण से संबंधित है। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, ठीक, आदिम थी। तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था। ये तीनों कथन जो है वो निश्चयवाद से संबंधित है, जबकि मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये मानव की प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित कथन नहीं है। वहीं अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? क्या इस परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा दी गई थी रेटजेल के द्वारा। ठीक है, रेटजेल के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। वहीं अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। या इसका उदाहरण क्या है? देखिए, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही क्या कर पाया है, यानी टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपसे पूछा गया है तो वायु गति के नियम, डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों को समझ, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना यानी आग की खोज। तो उपयुक्त सभी, ये सभी कथन को यहाँ पे डिफाइन करता है। यानी यहाँ पे एक बार फिर से पढ़िएगा कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग, जब आप नेचर के बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेब जब नीचे गिरा तो ये प्रकृति का नियम है कि ऊपर से नीचे गिरा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समझा, ठीक है, विज्ञान को उन्होंने समझा, उसी के बेस पे उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्होंने क्या किया कि ग्रेविटेशन का एक नया कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, तो यानी जब आप प्रकृति को अध्ययन करेंगे तभी समझ पाएंगे। वहीं 18 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? संभववाद से आपसे पूछा गया है, ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिनका संबंध किससे है? संभववाद से है। तो विडाल डी ला ब्लाश का संबंध जो है वो किससे है? संभववाद से है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 19 हम देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी एक पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण एवं विवरण और भूगोल में उत्तराधुनिकतावाद, ये तीनों जो है वो मानव भूगोल का उपागम है। कौन कौन से? क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण एवं विवरण, भूगोल में आधुनिकवाद, ये तीनों जो है वो उपागम है किसके? मानव भूगोल के। जबकि प्रकृति का मानवीकरण ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। वहीं अगला नंबर हमारा 20 प्रश्न है। 20वां नंबर हमारा प्रश्न है कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? ये निश्चयवाद से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, निश्चयवाद से संबंधित विचारधारा है। तो निश्चयवाद संबंधित विचारधारा क्या है कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से पहली बात तो क्या था? डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। ये कथन मानव भूगोल की निश्चयवाद से संबंधित विचारधारा है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपका है कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अन्वेषण एवं विवरण उपागम जो है ये आरंभिक उपनिवेशिक युग से संबंधित था। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा
मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल की शाखा संबंधित नहीं है। देखिए, जनसंख्या, नगरीय आवास, ये तीनों जो है आप यहाँ पे जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानव से संबंधित है, जबकि समुद्र विज्ञान ये डेफिनेटली ये अलग लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि आप उसको पहले ऑप्शन को पढ़िए, एलिमिनेशन मेथड को आप यहाँ पे उपयोग कीजिए। अगर आपको आता है बेटर तरीके से एलिमिनेट कर लेते हैं तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, वहीं 23 नंबर हमारा है 23 नंबर के भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि है। उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि आपसे पूछा गया है, तो 1990 का दशक जो है ये क्या है, उत्तर आधुनिकवाद का समय अवधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगला 24 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता था। क्या है, निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो स्थानिक संगठन में जो है कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता था। वही 25 नंबर हमारा है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। एक बार फिर से कथन पढ़ते हैं। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम यानी कौन सी जो है संकल्पना प्रसिद्ध है, वो है क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन के माध्यम से हम दो क्षेत्रों के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या भिन्नता है, किस प्रकार की भिन्नता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगला हमारा है रुको और जाओ। निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। तो नव निश्चयवाद। ठीक है, रुको और जाओ ये किस विचारधारा के अंतर्गत आती है, तो ये नव निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत आती है। ठीक है, वहीं अगला हमारा 27 नंबर हमारा है। 27 नंबर हमारा पूछा गया है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध था। मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे था, ये आपसे पूछा गया है। तो लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित ये विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी, मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे था, लोगों की सामाजिक कल्याण से भावना से था। 28 नंबर है, 28 नंबर है कि मानव भूगोल की आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था। तो मानव भूगोल की आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने जो है मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया था। ठीक, अगला 29 नंबर हमारा 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, ये तीनों जो है वो कौन सा है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि समाज से कहीं ना कहीं संबंधित ये हैं। जबकि लिंग भूगोल ये क्या है, लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। माफ़ कीजिएगा, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र आपसे पूछा गया है। तो लिंग भूगोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंग भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल और कृषि भूगोल आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो राजनीति कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला हमारा 30 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। तो संसाधन भूगोल और व्यवहारवादी भूगोल ये दोनों जो है ये आर्थिक भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा बस कथन इतना ही रहेगा। अगली क्लास हमारी जल्दी आएगी। सारे कोशिश हम करेंगे कि जल्द से जल्द जो है सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए। पीडीएफ आप तैयारी कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। आप किस कोर्स के हैं डेफिनेटली आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।